को रोकने के लिए कहा है क्या? कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं की? जो सूची आई उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? सवाल यह है, इसलिए ये 3 साल जो लगाए इसमें उनकी मंशा स्पष्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लिखा कि हमारे आदेश का डाइवर्शन हो रहा है, आपको तुरंत ये करना चाहिए। और उसकी लास्ट टाइम ये अभी निकला था जब हमने कल करके दिखाया है। नहीं, तो ये सबसे पहला निर्णय हमने किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठकर आडवाणी जी के नेतृत्व में देश में जो जन संदेश यात्रा निकली थी, मैं खुद उसका सहभागी हूं। 40 दिन यात्रा ये स्विस बैंक का काला पैसा लाने के लिए थी जी। नहीं, ये बहुत अच्छी देश में प्रबोधन करके लोगों में जी नहीं आप बोल रहे थे, आप बोलिए। आप कह रहे थे कि देश में प्रबोधन करके लोगों को अलर्ट करके ये हमने मूवमेंट की, लोगों में अलर्टनेस खड़ी की। और जो भी कोई हो, वहां कोई ए है या बी है, किसको संभालना, किसको डिफेंस करना, ये हमारा विषय नहीं है। लेकिन भाजपा के वाइडर इंटरेस्ट में ये पैसा वापस आना चाहिए। लेकिन भाजपा जो भी दावा करे, लेकिन जो बाबा रामदेव हैं, जो देश के, जो बताया राकेश भान जी ने, एक सो कॉल्ड अर्थशास्त्री हो गए हैं बिना किसी डिग्री के, तो उनका कहना है कि ये सब हमारे दबाव के कारण हुआ और उनकी पहल के कारण हुआ। हमें कोई क्रेडिट और श्रेय का ये झगड़ा नहीं है, सवाल देश के इकोनॉमी का है। बाबा रामदेव जी के आग्रह के कारण हो, कोई मूवमेंट के कारण हो, कोई इकोनॉमिस्ट उस पर क्लेम करे, बाबा रामदेव जी का इसमें जो योगदान है वो कोई नकार नहीं सकता। बाबा रामदेव जी ने जिस प्रकार की जागृति की है उसको कोई, और हमने भी कमिट किया था जब नरेंद्र मोदी जी और बाबा रामदेव एक मंच पर आए थे रामलीला मैदान पे, तो बाबा रामदेव ने कहा था कि ये अगर आप करेंगे तो मेरा समर्थन आपको है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि वो पहला निर्णय मैं करूंगा, वो करके दिखाया। नहीं, ये बात सही है। अनीश जी ये कह रहे हैं कि निर्णय बीजेपी का है, पहल बीजेपी की थी, सारे उनके मेंबर्स ने कमिटमेंट किए, एफिडेविट दिए। कांग्रेस ने सिर्फ डफली बजाया, ढोल बजाया, रिजल्ट कुछ नहीं आया। ऐसा नहीं है। एफिडेविट तो इलेक्शन के टाइम में सबको देने पड़ते हैं। नहीं, वो एफिडेविट अलग किस्म का। और दूसरी बात, वो एफिडेविट जो है कि हमारे पास काला धन नहीं है। दूसरी बात ये कि ये खुद 5 साल इन्होंने हुकूमत चलाई पिछली बार। उस जमाने में इन्होंने क्या करा? काले धन की समस्या आज की तो है नहीं। अगर ये सिर्फ ये पब्लिक में ढोल पीटने से इससे कुछ नहीं होता। अगर आप संजीदा हो, सीरियस हो किसी मामले में, तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। 6 साल आपने हुकूमत करी, आपने किसी एक का पिन पॉइंट किया। अब बाद में कह देना तो बहुत आसान है कि जी हमने तो आंदोलन करा था और कांग्रेस ने कुछ नहीं इसके ऊपर करा। दूसरी बात यह कि इस ऑर्डर को देखिए जो इन्होंने प्रेस रिलीज करी है, इसके अंदर 3 पॉइंट है। उसके अंदर ब्लैक धन के बारे में इनिशिएशन किया जाएगा, यानी उसकी छानबीन की जाएगी। उसकी सोर्स का इनिशिएशन का मैं नहीं समझता क्या हिंदी अनुवाद। जी, कोई बात नहीं। दूसरा ये कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी जो नोन केसेज हैं। और तीसरा ये प्रोसिक्यूशन किया जाएगा हुसैन अली का, वो एक जो मुसलमान हिंदुस्तान में फंसा हुआ है। मैं नहीं कहता सही है या गलत है, लेकिन अभी सीबीआई ने 4 दिन पहले उसको कहा है इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लेकिन हसन अली के ऑर्डर के अंदर हसन अली का नाम खासतौर पर लिया गया है कि हसन अली के बारे में छानबीन की जाएगी। नहीं, क्या बात हुई? नहीं, ये बात ये है कि हसन अली के बारे में जो गिरफ्तारी हुई थी, हसन अली घोड़े वाले की बात में दुनिया को मालूम है, उनके जो कनेक्शंस हैं वो जो पाए गए आपकी एजेंसी उस वक्त, अब बीजेपी की एजेंसी हो गई सीबीआई, उनमें कई ऐसे इनडिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, कैसी अनियमितताएं थी। और वो जो क्लीन चिट देने की बात आई या उन्हें कुछ नहीं मिला, वो भी आपके कार्यकाल में हुआ। अनिश जी नहीं, देखिए ये तो आप कह नहीं सकते। हमारे कार्यकाल में सीबीआई ने कोलगेट करा, कोलगेट के बारे में छानबीन करी, हमने रोका। हमारे जमाने में 3G के बारे में और 2G के बारे में हुआ, हमने रोका। वो पुराना जमाना जो चला गया कि कहते थे कि साहब सीबीआई तोता है और सीबीआई मैना है। सीबीआई इंडिपेंडेंटली काम कर रही है और हमने हमेशा कहा है कि सीबीआई हुकूमत के असर से आजाद है। आपको ये अभी आपको लगता है श्याम जी, सीबीआई ने जो क्लीन चिट दिया अभी 4 रोज पहले की, जब हमारी गवर्नमेंट नहीं थी। श्याम जी ये कह रहे हैं सीबीआई तोता के पहले काम शुरू कर दिया। नहीं, ये कह रहे हैं कि सीबीआई तोता कहा गया, उनको मैना कहा गया, जहां से भी कहा गया। अब क्या वो सीबीआई भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की तोता होगी या फिर वो कुछ काम करेगी कबूतर की तरह? ऐसा है, इस देश में आजादी के बाद कांग्रेस ने सत्ता चलाई है सबसे ज्यादा। किसको कैसे, किस संस्था को कैसे मरोड़ना है और कैसे रिजल्ट निकालना, ये वो ही जानते हैं। अब तो सरकार आपकी आ गई। तो ओथ लेके 1 दिन हुआ है जी, हमें 1 दिन हुआ है।
इसलिए थोड़ा नए कपल को भी हनीमून का पीरियड देना पड़ता है। तुरंत बोलने लग गए कि भाई जब क्लीन चिट दी तब ये 4 दिन पहले वो सीबीआई इनकी हो गई, ओथ लेने के पहले हमारा प्रभाव शुरू हो गया। हसन अली का आंकड़ा भी आपके कार्यकाल में आया था। और एनडीए के कार्यकाल की अगर बात कर रहे तो आपको कानून मालूम होना चाहिए कि 2003 में नया कानून बना जिसमें आप आपके देश के लोगों के खातों की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके पहले वो नहीं था। जेठमलानी जी ने केस दाखिल की, आपने जेठ में सब बाहर निकला, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। आपने जेठमलानी की बात कही, हमारी नियत में खोट नहीं है जी, ठीक है, आपके नियत में खोट नहीं है। आपने राम जेठमलानी की बात कही। रूबी जी, राम जेठमलानी के बारे में जो चर्चा आई है जी। हाँ, राम जेठमलानी तो समर्थक हैं आपकी पार्टी के भी, प्रधानमंत्री के भी, और पुराने समर्थक रहे हैं। उन्होंने भी काले धन की बात पहले भी उठाई थी, इंडिया गवर्नमेंट में मंत्री रहे हैं। तो उन्होंने आज भी ये बात कही है कि ऐसा नहीं है कि भाजपा के नेता इससे बरी हैं और इस बारे में वो प्रधानमंत्री से बात करेंगे, सीबीआई के निदेशक से भी बात करेंगे और कुछ तथ्यों का खुलासा करेंगे। और एक और उन्होंने आशंका जो जाहिर की है वो बहुत खास है कि एमनेस्टी स्कीम एक होती है कि अगर काला धन आप वापस लाना चाहते हैं तो उसपे कुछ टैक्स चुका के उसे व्हाइट आप सफेद धन में तब्दील कर सकते हैं। तो ये स्कीम लागू ना हो सके इसकी भी वो गुजारिश करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार ये स्कीम लागू नहीं करे, क्योंकि उन्हें डर है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं और जिस कॉर्पोरेट्स की वजह से सरकारें आती और जाती हैं वो कॉर्पोरेट्स कहीं अपने काले धन को सफेद धन इस स्कीम की आड़ में ना बना लें। स्कीम की बात आई, राकेश भान जी आप बता रहे हैं जो आर्थिक मामलों जानकार हैं, क्या आपको लगता है कि एक बार बीडीएस की बात आई थी, चिदम्बरम जब वित्त मंत्री थे 96-98 में मोर्चा सरकार में, तो उन्होंने वॉलंटरी डिक्लेरेशन स्कीम बनाई थी, स्वैच्छिक घोषणा योजना, उसमें 30% 40% के आसपास उन्होंने कहा था आप डिक्लेयर कर दो और टैक्स दे दो सरकार को और पैसा आपका हो गया, जो अनडिक्लेयर्ड मनी था। आपको लगता है कि ये जो एमनेस्टी स्कीम की बात की जा सकती है एक इकोनॉमिक एक्सपेक्टेटर के नाते? जो काला धन हिंदुस्तान के अंदर है उसमें एमनेस्टी की चीज आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये सोचने की बात है जिसके पास काला धन हो आज की तारीख में वो स्विस बैंक में क्यों रखे जहां की उसको 1% या ज्यादातर 1.5% इंटरेस्ट मिलता है, या लिechtenstein में क्यों रखे। जो काला धन है वो वैसे ही अगर बाहर जाता है तो वापस वो किसी न किसी तरीके से आ जाता है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में रियल एस्टेट में है या ज्वेलरी में है। काला धन बाहर के बैंकों में है, ये केवल बीजेपी की आर्थिक जो सलाहकार हैं उनके ये ख्याल में और बाबा रामदेव के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का है। नहीं, मतलब आपको लगता नहीं है यूसुफ जी कि देश में काला धन नहीं है जैसा आप बता रहे हैं भाषा? देश में भी बड़े पैमाने पर काला धन है और मुझे लगता है कि देश में ज्यादा काला धन है, विदेशों में कम काला धन है। क्योंकि जो भी राकेश भान जी ने कहा कि भाई कोई आदमी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं होगा कि अपना पैसा इकट्ठा करके स्विट्जरलैंड के बैंक में, जर्मनी के, फ्रांस के किसी बैंक में रख देगा रुपए को रद्दी बनाने के लिए। और उसका आजकल लोग पैसे से पैसा बनाने की कला पहले से जानते हैं और जिनके पास काला धन है वो उसे यही इन्वेस्ट करते हैं, सोने में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या कुछ और के धंधे हैं, सट्टा बाजार, दुनिया भर के धंधे हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं। इस पर बहरहाल एक अलग चर्चा का भी विषय है, जांच का भी विषय है। दूसरी बात, जो भी सीबीआई की जो बात हो रही थी, देखिए सीबीआई संस्था जरूर है, ऑटोनोमस बॉडी है, ये बात है, लेकिन हकीकत यह है कि जिसकी सरकार केंद्र में रही है सीबीआई उसके प्रभाव में रहती है। कांग्रेस के 10 साल से कांग्रेस थी तो कांग्रेस का प्रभाव रहा, सब मामलों में नहीं रहा, लेकिन जहां इनको अपने लोग बचाने होते थे वहां बचाए, बाकी न्यूट्रल भी दिखना चाहिए। जब एनडीए की सरकार थी तो एनडीए का भी प्रभाव था। आडवाणी जी जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने वाला मामला चल रहा था तो आडवाणी जी के 120 जो धारा हटाई गई आडवाणी जी पर से और बीजेपी के कई नेताओं से, वो सीबीआई ने किसके इशारे पे हटाई थी? तो तब बीजेपी की गवर्नमेंट थी ना। तो ऐसा कहना नहीं कि साहब हम तो बिल्कुल निष्पक्ष काम करेंगे और कांग्रेस ने निष्पक्ष काम नहीं किया। सत्ता का एक चरित्र होता है और सत्ता उसी चरित्र से चलती है। तो आज अगर बीजेपी की बात है तो बीजेपी अपने हिसाब से उसे तोड़ मरोड़ के पेश करेगी या अपने हिसाब से उसको चलाएगी। नहीं, आप अनीस जी आप बता रहे थे कि जो बात ये कह रहे हैं कि देश में काला धन है, जो देश में काला धन है विदेशों में भी है, उसके लिए कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उपक्रम किया। यदि आप याद करें एनएन बोहरा कमेटी बनी थी 91-96 के बीच में, 94-95 के आसपास, पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस को लेकर के। बाद में उनको अवार्ड दिया गया, वोरा जी आज गवर्नर हैं, पहले वो होम सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो इस तरह की रिपोर्ट्स कई आई लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ रिपोर्ट पे इम्प्लीमेंट भी हुआ है, लेकिन देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब आदमी घोड़े पर बैठता है तब उसे पता चलता है कि इस घोड़े को कैसे चलना है और किस तरह क्या किस चाल के ऊपर चलना है। अब जैसे ये जो विदेश के अंदर फॉरेन धन का मामला है, आप देखिए कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी इसी पे डिपेंड करती है
टूरिज्म पे और जो दूसरे देशों से मनी आती है उसके ऊपर, उसका उनका एक सिक्योरिटी कोड है, उसके हिसाब से वो चलते हैं और उसी में उनकी पूरी इकोनॉमी का कारोबार है कि दूसरे धन से आता है। मेरे पास में अनुभव है, मैंने कई देशों की यात्रा की, वहां लगा कि आपके कंट्री का पैसा यहां आया, लेकिन ऑफिशियली कोई नहीं बोलता, ऑफिशियली कोई नहीं बोलता। लेकिन ये जो है जिसको प्रण लिया है मोदी सरकार ने कि वो सारे धन जो भी देश के हैं, जो भी आंदोलन हुआ उसको वापस लाएंगे। जो एसआईटी का गठन किया गया है, देखिए राकेश जी, मेरा सवाल मैं आ रहा हूं सुखजाव के पास, ये जो एसआईटी का गठन किया गया है, श्याम जी आपसे सवाल है, इसमें कई एजेंसियां शामिल है और इन एजेंसियों के बीच सबसे बड़ी जो समस्या है आपसी समन्वय का अभाव। आपको क्या लगता है कि जो मोदी सरकार है इस समन्वय को या इसमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कैसे दुरुस्त करेगी, क्योंकि ये फिर लगता है लंबा टलेगा। अब एक बात ऐसा है, काला पैसा तैयार होना और बाद में वो विदेश में जाना या देश में घूमते रहना, इसके अलग अलग बहुत जटिल इस प्रकार का ये काम है। ये कारोबार एक दिन में तैयार नहीं हुआ है और जितने गुनाह करने वाले लोग हैं उससे गुनाह से बाहर निकलने वाले भी लोग हैं। ये यंत्र, इसलिए सभी जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, यंत्रणा है, जिस पर चेक करने के लिए कोई मशीनरी बिठा रहे हैं, उस पर तुरंत डाउट करना ठीक नहीं है। नहीं, डाउट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, समन्वय की बात कर रहा हूं, समन्वय की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, उसमें सीबीआई को जो काम दिया है न्यायमूर्ति उसका नेतृत्व कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेटों को उसमें योगदान करना है, इनकम टैक्स का उसमें योग रहेगा, बैंकिंग का उसमें रहेगा और ये सब विदेशी पैसा जो हवाला से जाता है उसका रहेगा। ये सब इस एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन करके इस प्रकार की बात हो सकती है। बाकी हर बात के लिए इम्पॉसिबल तो कोई है नहीं। आज तक ऐसी ईमानदार कोशिश करने की कोशिश ही नहीं हुई कांग्रेस की तरफ से और यूपीए सरकार की तरफ से, इसलिए वो छोटे मोटे कुछ तो भी मसले लेकर उसमें उलझाए रखा इस समस्या को, नहीं तो इसमें कठिन क्या है। नहीं, समन्वय की बात हुई। रूबी जी, आपने भी देखा, यूसुफ जी ने देखा है कि जो मशीनरी काम करती है, ठीक है 2 दिन हुए हैं, 1 दिन गठित हुए हैं, हम उस पर कोई आशंका जाहिर नहीं कर रहे हैं, कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम लोग होपफुल हैं, आशा से प्रेरित हैं कि नहीं कुछ न कुछ अच्छा होगा। अच्छे दिन आए हैं, सबके अच्छे दिन आए, लेकिन ये जो एक सच्चाई है, जो गवर्नेंस की सच्चाई है, उसको हम दिल बहला भी नहीं सकते हैं। रूबी जी आप बताइए, ये जो प्रॉब्लम आती है उसके पीछे का उसको कैसे दूर कर सकते हैं? राकेश जी, ये बहुत बड़ी समस्या है। 3-4 विभागों के बीच की परेशानियों की तो बात छोड़ दीजिए, सिर्फ एक सीबीआई की भी बात को अगर ले लीजिए, 17-18 सालों से सीबीआई कवर करती आ रही हूं। नीचे एक इंस्पेक्टर जांच करके आता है और निदेशक तक जाते जाते सारे लोग उस पर नोटिंग करते हैं, लेकिन कहीं भी तारतम्यता नहीं होती। हर एक नोटिंग के लिए बहस होती है और आखिरकार ऊपर के अधिकारी की ही बात मानी जाती है। नीचे के सारे अधिकारियों की अमूमन ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो खत्म कर दी जाती हैं, उसको नकार दिया जाता है। इसमें जो जिस जस्टिस की बात हो रही है, मिस्टर शाह की बात हो रही है, इनकी भूमिका पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा राकेश जी कि 2009 में गुजरात में एक मामला आया था जिसमें 17 काले धन के मामले आए थे और जो विरोधी पक्ष था उसने गुजरात विधानसभा में हल्ला बोल दिया था मोदी सरकार पे। 15 मामले, उसमें मिस्टर शाह को ही अध्यक्ष बनाया गया था। आनंद फानन में एसआईटी गठित कर दिया था मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस वक्त और अध्यक्ष बनाया गया था मिस्टर शाह को। 15 मामलों में गुजरात सरकार को क्लीन चिट मिल गई थी और 2 मामलों को रफा दफा करके बस लगता है कि जस्टिस शाह जो बने हैं वो मोदी प्रेम के कारण बने हैं। इसे भले ही अदालत ने निर्देश दिया हो पर हामी मोदी ने ही भरी है, यहाँ पे कोई और भी हो सकता है। आदेश की अवमानना नहीं करी है मोदी जी ने। नहीं, अवमानना की बात नहीं, मोदी प्रेम नहीं हो रही है, मोदी प्रेम की बात है कि यहाँ मिस्टर शाह की भूमिका की बात हो रही है, जो चीजें वहां पे हुई हैं। और जब 5 साल हो जाते हैं, पहले कोर्ट ने रेड्डी जी का आदेश दिया था, यूपीए के टाइम सरकार की इच्छा नहीं थी और रेड्डी जी ने असमर्थता व्यक्त कर दी कि मैं नहीं कर सकता। अब उसके बाद शाह का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया है, उसको एग्जीक्यूट नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, एग्जीक्यूशन सही है, इंप्लीमेंटेशन को लेकर के हम लोग की चिंताएं हैं, आपकी भी चिंता होगी और उसको हम कैसे एक्सपेडाइट करके उसको परिणाम में तब्दील करेंगे। राकेश मान जी, ये जो समस्या है आज की समस्या नहीं है, ये समस्या चली आ रही है करीब आजादी के पहले या बाद से भी। और देश में जो टैक्स चोर की बात आती है या धन को छुपाने की बात आती है जिससे काला धन उत्पन्न होता है, इसको लेके जो मैकेनिज्म है, सिस्टम हमारे पास कई है,
आपको क्या लगता है ये मैकेनिज्म फेल होने के कारण क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति है या व्यक्ति की अपनी जो कमजोरियां हैं वो हैं? इसमें दोनों चीजें हैं। कुछ तो व्यक्ति की कमजोरियां हैं, लेकिन सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले जितने भी आपके एमपी हैं उनसे पूछिए कि जो उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हमने केवल इतना पैसा खर्चा अपने चुनाव में, क्या वो